इतिहास में ना कुछ कहानियां हमें इतनी बार सुनाई जाती हैं कि हम उन्हें आखिरी सच मान लेते हैं। लेकिन फिर कुछ ऐसी किताबें आती हैं जो इस सच पर ही एक बड़ा सवालिया निशान लगा देती हैं। आज हम ऐसी ही एक किताब की पड़ताल करने वाले हैं, राम मनोहर लोहिया की भारत विभाजन के गुनहगार, जो बंटवारे की कहानी को एक बिल्कुल नए और सच कहूं तो काफी प्रोवोकेटिव नजरिए से हमारे सामने रखती है। लोहिया की ये किताब शुरू ही होती है इस एक सीधे और चुभने वाले सवाल से। क्या बंटवारा सच में जरूरी था? क्या उसके बिना कोई और रास्ता बचा ही नहीं था? ये एक ऐसा सवाल है जो आज इतने सालों बाद भी हमारे जहन में गूंजता है। तो चलिए इस राष्ट्रीय त्रासदी की गहराइयों में उतरते हैं और लोहिया के विश्लेषण को परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस पड़ताल का पहला हिस्सा, और यहाँ हम देखेंगे कि लोहिया का नजरिया उस वक्त के बाकी नेताओं और इतिहासकारों से कितना अलग, कितना ज्यादा चुनौतीपूर्ण था। तो इस बात को थोड़ा समझते हैं। ज्यादातर लोग क्या मानते हैं? यही कि भाई विभाजन तो होना ही था, एक मजबूरी थी, हालात ही ऐसे बन गए थे कि कोई और चारा नहीं था। लेकिन लोहिया इस पूरी सोच को सिरे से खारिज कर देते हैं। वो कहते हैं नहीं, ये कोई बाढ़ या भूकंप जैसी कुदरती आफत नहीं थी। ये एक मैन मेड डिजास्टर था, एक मानव निर्मित तबाही थी जिसके पीछे ठोस कारण थे और हाँ, जिम्मेदार लोग भी थे। तो फिर सवाल उठता है कि वो कारण थे क्या? लोहिया अपनी जांच की शुरुआत करते हैं इंसानी पहलू से, यानी उस वक्त के नेतृत्व की नाकामी से, और ये उनके विश्लेषण का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। लोहिया ना सीधे सीधे कांग्रेस की टॉप लीडरशिप पर उंगली उठाते हैं। उनका तर्क ये था कि आज़ादी की इतनी लंबी लड़ाई लड़ते लड़ते ये नेता शारीरिक और मानसिक दोनों ही तरह से बिल्कुल थक चुके थे। उनमें और संघर्ष करने की हिम्मत और इच्छा शक्ति दोनों ही खत्म हो चुकी थी। और जरा देखिए लोहिया कितने कड़े, कितने तीखे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। सड़ांध भरी ख्वाहिश। उनका मानना था कि नेताओं में अब बस एक ही इच्छा बची थी कि कैसे भी करके जल्दी से सत्ता की कुर्सी पर बैठा जाए और आराम किया जाए। और इसी इच्छा ने उन्हें विभाजन जैसे इतने बड़े और विनाशकारी समझौते के लिए तैयार कर दिया। और ये तो एक बहुत ही चौंकाने वाला किस्सा है जो लोहिया अपनी किताब में बताते हैं। वो कहते हैं कि जब नेहरू पूर्वी बंगाल के दंगा प्रभावित इलाकों का दौरा करके लौटे तो वो इतने निराश और थके हुए थे कि उन्होंने लोहिया से कहा कि वो इस हिस्से को भारत से बस काटकर अलग कर देना चाहते हैं। सोचिए, ये उस वक्त के नेतृत्व की मानसिकता को दिखाता है। लेकिन लोहिया सिर्फ नेताओं की थकान पर ही नहीं रुकते। वो अपनी जांच को और गहरा करते हैं और उन ऐतिहासिक दरारों तक पहुंचते हैं जिन्होंने उनके हिसाब से विभाजन की असली जमीन तैयार की थी। ये लोहिया के पूरे विश्लेषण का आप कह सकते हैं दिल है। उनका मानना था कि असली समस्या सिर्फ 1947 की नहीं थी, बल्कि पिछले 800 सालों से एक गहरी खाई चली आ रही थी। एक ऐसी खाई जहां हिंदू और मुसलमान एक ही देश में तो रह रहे थे, लेकिन मानसिक और भावनात्मक तौर पर बिल्कुल अलग थलग थे। अब देखिए दिक्कत क्या थी। दिक्कत ये थी कि दोनों समुदाय अपने ही साझा इतिहास को बिल्कुल अलग अलग नजर से देख रहे थे। जहां हिंदू मध्ययुगीन आक्रमणकारियों को विदेशी हमलावर और लुटेरा मानते थे, वहीं भारतीय मुसलमानों का एक तबका गलती से उन्हें अपना नायक और अपना पूर्वज समझने लगा था। मतलब इतिहास एक पर कहानियां दो। और लोहिया के मुताबिक यही वो असली बीज था जहां से बंटवारे का पेड़ उगा। तो इसी गहरी ऐतिहासिक समझ के आधार पर लोहिया उन 8 मुख्य गुनहगारों या कह लीजिए उन वजहों की एक लिस्ट बनाते हैं जो उनकी नज़र में विभाजन के लिए जिम्मेदार थे। यहाँ सबसे जरूरी बात पता है क्या है? कि लोहिया किसी एक पर सारा दोष नहीं मढ़ रहे हैं। उनकी लिस्ट में कई गुनहगार हैं। वो अंग्रेजों की बांटो और राज करो की नीति को तो दोषी मानते ही हैं, लेकिन साथ ही कांग्रेस नेतृत्व की थकान को भी। वो मुस्लिम लीग के अलगाववाद को जिम्मेदार ठहराते हैं, तो वहीं बहुसंख्यक हिंदू समाज के अहंकार को भी नहीं बख्शते। यहाँ तक कि वो गांधी जी की अहिंसा की रणनीति पर भी सवाल उठाते हैं। उनके हिसाब से ये किसी एक की गलती नहीं, बल्कि एक सामूहिक विफलता थी। अब हम आते हैं उस एक पल पर, उस एक बैठक पर जहां भारत की किस्मत का फैसला हो गया। वो कांग्रेस कार्य समिति की बैठक जिसमें विभाजन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। लोहिया उस बैठक में खुद मौजूद थे और उनका जो आंखों देखा हाल है वो किसी ड्रामा से कम नहीं है। चलिए एक नजर डालते हैं, क्योंकि जो उस बंद कमरे के अंदर हुआ उसने भारत का भूगोल और भविष्य दोनों हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। सुनने में यकीन नहीं होता है ना कि कांग्रेस के बड़े बड़े धुरंधर नेताओं से भरे उस कमरे में
सिर्फ 4 लोग थे जिन्होंने बंटवारे के खिलाफ आवाज उठाई। लोहिया खुद, जयप्रकाश नारायण, सीमांत गांधी यानी खान अब्दुल गफ्फार खान और महात्मा गांधी। बाकी सब खामोश। और फिर आता है लोहिया का सबसे बड़ा, सबसे सनसनीखेज खुलासा। वो बताते हैं कि मौलाना आज़ाद, जो अपनी किताब इंडिया विंस फ्रीडम में खुद को बंटवारे का सबसे बड़ा विरोधी बताते हैं, उस पूरी मीटिंग में एक शब्द तक नहीं बोले। लोहिया के मुताबिक वो बस एक कोने में बैठे लगातार सिगरेट पीते रहे। ये इतिहास की एक बिल्कुल अलग ही तस्वीर हमारे सामने रखता है। जब गांधी जी ने देखा कि बाकी सारे नेता तो अपना मन बना ही चुके हैं, तो उन्होंने अपना आखिरी दांव खेला। उन्होंने कहा, ठीक है, बंटवारे का सिद्धांत मान लो, लेकिन अंग्रेजों से कहो कि वो फौरन भारत छोड़कर जाएं। बंटवारा कैसे होगा, ये हम और मुस्लिम लीग आपस में बैठकर तय कर लेंगे। लोहिया इसे एक शानदार राजनीतिक चाल मानते थे, लेकिन किसी ने गांधी जी की बात पर ध्यान तक नहीं दिया। उनके प्रस्ताव को इम्प्रैक्टिकल या अव्यावहारिक कहकर टाल दिया गया। ये वो पल था जब ये साफ हो गया कि कांग्रेस का नेतृत्व अब गांधी जी की भी सुनने को तैयार नहीं था। वो सत्ता के इतने करीब पहुंच चुके थे कि अब कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे। तो ठीक है, विभाजन हो गया, देश बंट गया, लेकिन लोहिया अपनी बात को सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं करते। वो भविष्य की तरफ देखते हैं और ये सोचते हैं कि क्या ये टूटे हुए टुकड़े फिर कभी एक हो सकते हैं। शुरू में लोहिया काफी आशावादी थे। उन्होंने भविष्यवाणी भी की थी कि भारत और पाकिस्तान जल्द ही एक महासंघ यानी कॉन्फेडरेशन बना लेंगे। लेकिन वक्त के साथ वो अपनी ही इस भविष्यवाणी को नासमझी कहने लगे। वो समझ गए थे कि ये जो दरारें हैं ये बहुत ज़्यादा गहरी हैं। तो फिर रास्ता क्या है? अगर ज़मीनें बँट चुकी हैं तो दिल कैसे जुड़ेंगे? लोहिया के हिसाब से असली एकता तभी मुमकिन है जब भारत और पाकिस्तान के लोग, और खास तौर पर हिंदू और मुसलमान, अपने साझा अतीत को एक ही नज़र से देखना शुरू कर दें। जब तक इतिहास को लेकर ये लड़ाई चलती रहेगी, तब तक दिलों का मिलना बहुत मुश्किल है। और यही वो सवाल है जो लोहिया आज हमारे लिए भी छोड़ गए हैं। अगर 800 सालों की अलग अलग ऐतिहासिक कहानियों ने देश को तोड़ दिया, तो क्या आज भी हमारे समाज की सबसे बड़ी चुनौती यही नहीं है कि हम अपने इतिहास को कैसे देखते हैं? इस पर सोचना बहुत जरूरी है।